बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे फ़ैज़ शनासी की बात है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब का ज़िक्र है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब पे बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सा ज़िक्र किया गया है। उनमें मारूफ़ जो किताब है, बहुत मशहूर और आला किताब है, जिसे हम तहक़ीक़ कह सकते हैं, उनके साथ रहे हैं आगा नासिर साहब। आगा नासिर साहब का बहुत बड़ा तारुफ़ है। उन्होंने एक किताब फ़ैज़ शनासी पे लिखी, फ़ैज़ साहब पे लिखी है, जीते जी मसरूफ़ रहे। उन्होंने कमाल ये किया है कि जो भी नज़में, जो भी गज़लें हैं, उनका पस मंज़र दिया है, उनकी हकीकत उन्होंने बताई है। तो उनके बाद एक दूसरी किताब है डॉक्टर आफ़ताब की, उन्होंने एक ज़िक्र किया है फ़ैज़ साहब का उस किताब से। तो हम चाहेंगे कि दोनों के हवाले मिलाकर हम ज़िक्र करें। आगा नासिर साहब लिखते हैं कि लेडी शौकत हारून से फ़ैज़ साहब का गहरा ताल्लुक़ रहा। उस ताल्लुक़ के बाद आहिस्ता आहिस्ता करीबी ताल्लुकात में वो ताल्लुक़ ढल गया और उसके बाद वो ताल्लुक़ चाहत में बदल गया। कहते हैं कि इस ताल्लुक़ की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, अरसा ज़्यादा नहीं था, मगर फ़ैज़ साहब ने कहा था कि वो फ़ासले जो देर तक सिमट आते हैं, कभी कभी लम्हों में सिमट कर रह जाते हैं। ताल्लुक़ के दिन ज़्यादा नहीं थे, मगर ताल्लुक़ बहुत मज़बूत था। बात ये थी कि फ़ैज़ साहब हैदराबाद जेल में थे 1949 में। तो उसके बाद उनके कान में तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, तो कराची के जिन्ना हॉस्पिटल में उन्हें लाया गया। जिन्ना हॉस्पिटल में चूँकि उन दिनों लेडी शौकत हारून मुंसलिक थी और वो वहाँ के इंचार्ज थी, तो कहते हैं कि बेगम आमना मजीद फ़ैज़ साहब की बहुत पुरानी जानने वाली थी, तो वो लेडी शौकत हारून को जानती थी। उन्होंने लेडी शौकत हारून को कहा कि फ़ैज़ साहब का ख़ास ख़याल रखा करें, क्योंकि आजकल वो बहुत अफसरदा और तन्हा है। यही आलम था कि लेडी शौकत हारून उनके करीब आ गई। तो आगा नासिर साहब लिखते हैं कि इतना ताल्लुक़ हुआ कि घर से वो उनके लिए खाना लेकर आती थी और फ़ैज़ साहब उनके ख़ास मरीज़ बन गए थे। उसके बाद ताल्लुक़ बढ़ता गया, मगर हैरत की बात कि फ़ैज़ साहब ने उन पर कुछ गज़लें भी लिखी। उसके बाद कहते हैं कि लेडी शौकत हारून उनसे वाबस्ता हो गई और उनके हर मामलात में उनका अमल दखल रहने लगा। कहते हैं, लिखते हैं आगा नासिर साहब कि लेडी शौकत हारून ने 1942 में दिल्ली से डॉक्टरेट की थी, डॉक्टर बन गई थी। उसके बाद कराची के हॉस्पिटल में उनको जॉब मिल गई थी। फ़ैज़ साहब चूँकि तन्हा और अफसरदा थे, इसलिए उनसे वाबस्तगी बहुत ज़्यादा रही। अब कहते हैं कि 1953 में 1953 में अगस्त का माह था, तो फ़ैज़ साहब ने एक गज़ल लिखी थी और उस गज़ल का मिसरा कुछ यूँ था कि ज़िक्र यार कभी फ़िक्र यार करते रहे, इसी मता में हम रोज़गार करते रहे। ये पूरी नुस्खा है, वफ़ा में गज़ल है। उसके बाद एक दूसरा है कि ज़िक्र ख़याल से तेरे शम्मा जल गई, ज़िक्र ख़याल से तेरे हुस्न की शम्मा जल गई, दर्द का चाँद ढल गया और हिजर की रात ढल गई। तो ये गज़ल उसके बाद फिर दूसरी तवील है, मगर कहते हैं लेडी शौकत हारून ने एक वकील से शादी की थी, मीर मकबूल थे। 1949 में ये शादी हुई थी, मगर कहते हैं मीर मकबूल साहब एक हवाई हादसे में फ़ौत हो गए और वो बेवा हो गई। बेवा होने के बाद उनकी बहनों का डॉक्टर आफ़ताब लिखते हैं कि उनकी बहनों का कहना है कि लेडी शौकत हारून इतना हौसला बुलंद ख़ातून थी कि उन्होंने अपने शोहर के हरके तरके से कुछ भी नहीं लिया। और वो दूसरी अहम बात ये थी कि लेडी शौकत हारून सर अब्दुल्ला हारून की बेटी थी। सर अब्दुल्ला हारून मारूफ सनतकार थे, कायदे आज़म के साथी थे और सियासतदान थे। 8 औलादें थी, बच्चे थे, उनमें तीसरे नंबर पर लेडी शौकत हारून थी। और दूसरी हैरत की बात कि उन्होंने कभी अपने वालिद के हर के तरके से एक चीज़ भी नहीं ली। उन्होंने अपने बल पर जिए और 2 बच्चे थे उनके, सारा नान नफ़का उन्होंने अपने ब्याह पर किया था। और 49 साल में, 49 साल की उम्र में वो दुनिया से चल बसी। तो ठीक 3-4 साल के बाद फ़ैज़ साहब ने 2-3 गज़लें उन पर कही थी। एक थी कि कब तक दिल की खैर मनाएं, जब वो दुनिया से चली गई तो फ़ैज़ साहब ने ये तवील गज़ल लिखी थी, बहुत खूबसूरत गज़ल है कि कब तक दिल की खैर मनाएं, कब तक मोहल्लत दोगे, कब तक चैन न पाएंगे, कब तक राह दिखलाओगे,
تو یہ طویل نظم ان کی یاد میں تھی۔ فیض صاحب کہتے تھے کہ کبھی کبھی دل کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جذبات سے بھی بڑھ کر چلے جاتے ہیں، اور ان کی یاد زندگی میں ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے۔ فیض صاحب پر ان کا بڑا کرم یہ تھا کہ جن دنوں فیض صاحب جیل سے رہائی پا گئے تھے، اس کے بعد وہ روزگار سے منسلک نہیں تھے، تو لیڈی شوکت ہارون نے انہیں سر عبداللہ ہارون کالج کا پرنسپل رکھوایا تھا اور ان میں سفارش کی تھی۔ سر عبداللہ ہارون کالج معروف لیاری کھڈا مارکیٹ میں ہے، وہ ان کے پرنسپل رہ چکے ہیں، اور فیض صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی انگلش بڑی کمال تھی، 2-3 زبانوں پر بڑی دسترس تھی، جتنا عرصہ بھی وہ کالج میں رہے وہ بھرپور رہے۔ اب کہنے کا مقصد کہ فیض صاحب زندگی کے ہر شعبہ جات سے منسلک رہے ہیں اور بہت اچھی طبیعت سے منسلک رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں شعر و شاعری جو بھی ہے، ان کے پیچھے ایک خوبصورت منظر ہے۔ آغا ناصر صاحب کہتے ہیں کہ فیض صاحب نے اپنے دل سے لے کر اپنی زمین تک، اپنی زمین سے لے کر ساری دنیا کی سرزمین تک نظمیں اور غزلیں کہی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔